हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ। एक्चुअली ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है, इस प्रोटो का मतलब क्या होता है फर्स्ट, और जोआ का मतलब होता है एनिमल। यानी कि इस फाइलम के अंदर उन मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है जो कि कैसे हैं, फर्स्ट एनिमल्स हैं, यानी कि प्रथम जंतु है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि अब इससे एनिमल किंगडम से हटा दिया गया है, और विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सब ने विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, जिसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। विटेकर ने प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम से निकालकर और एक नए किंगडम में, नए जगत में रख दिया है, और उसका नाम क्या है, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर कौन से जीव शामिल होते हैं, तो प्रोटिस्टा के अंदर वे जीव शामिल होते हैं जो एक कोशिकीय है लेकिन कैसे यूकैरियोटिक है, विच आर यूनिसेलुलर एज वेल एज दे आर यूकैरियोटिक। अब देखिए, सबसे पहले प्रोटोजोआ फाइलम को ये जो नाम दिया था प्रोटोजोआ, वो किसने दिया था, गोल्डफस ने दिया था। ओके, और जब भी हम किसी फाइलम को पढ़ते हैं तो आपको उसके जनरल फीचर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ के, बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। सबसे पहले देखिए क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी नेकेड आंख से, नग्न आंख से नहीं देख सकते, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही देखा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रथम प्राणी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव जंतु होते हैं, ये प्राचीन ऑर्गेनिज्म है, सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। और ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, राइट, एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन भले ही ये एक कोशिकीय है, लेकिन बहुकोशिकीय जंतुओं के समान ही एक कोशिका सभी जैविक क्रियाओं को क्या करती है, संपन्न करती है। इसलिए एक वैज्ञानिक था जिसका की नाम था डोबेल। डोबेल ने इन्हें अकोशिकीय कहा, मतलब इनको यूनिसेलुलर के स्थान पर डोबेल नामक वैज्ञानिक ने इनको अकोशिकीय, एसेलुलर कहना बेहतर समझा। ओके, ये जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं वो अधिकांशतः कैसे होते हैं, एकल होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, सोलिटरी होते हैं, ज्यादातर सोलिटरी है, एकल है। लेकिन कुछ सदस्य जो है वो कोलोनियल होते हैं। कोलोनियल का मतलब होता है निवही, यानी कि समूहों के अंदर रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत कॉमन एग्जांपल है, और वो क्या है, वॉल्वॉक्स। ओके, नाउ शरीर संगठन कैसा होता है, तो देखिए अलग अलग प्रकार के शारीरिक संगठन होते हैं। जीव द्रव्य प्रकार का शारीरिक संगठन, कोशिकीय प्रकार का, उत्तक प्रकार का, अंग प्रकार का। इनका जो शरीर संगठन है वो कैसा है, जीव द्रव्य प्रकार का है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं इनके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा है, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये जल में कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी का मतलब क्या है, ये कैसे हैं, फ्री लिविंग है। जल में स्वतंत्र जीवी का मतलब है जल के अंदर ये पाए जाते हैं, और कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। ज्यादातर सदस्य की बात हो रही है, जैसे कि अमीबा, जैसे कि युग्लिना, पैरामीशियम। तो अमीबा, युग्लिना और पैरामीशियम ये तो सब कैसे जीव हो गए, स्वतंत्र जीवी। लेकिन कुछ सदस्य जो होते हैं वो परजीवी भी होते हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो पैरासाइटिक भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। जैसे कि उनमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, एंट अमीबा, ओके, ट्राइपेनोसोमा, लिशमानिया, ट्राइकोमोनास, ये सब क्या है, पैरासाइटिक फॉर्म है। ओके, नाउ इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, असममित होता है। असममित का मतलब क्या है, एसिमेट्रिकल, या कभी कभी इनके अंदर सममिति भी पाई जा सकती है, यानी कि ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। तो या तो ये असममित होते हैं या फिर कैसे होते हैं, सममित होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। इनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, गमनांग होते हैं, देखिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और वो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ये गमनांग इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके बिहाफ के ऊपर ही अभी हम कुछ ही देर के अंदर प्रोटोजोआ फाइलम का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो इनके अंदर क्या होते हैं, सूडोपोडिया, आपने सुना होगा, कूटपाद, जैसे कि अमीबा के अंदर कूटपाद पाए जाते हैं, या इनके अंदर फ्लैजिला जिसको कि कशाप बोलते हैं, वो युग्लिना के अंदर पाए जाते हैं, या सीलिया जिनको कि हम बोलते हैं पक्षमाभ, वो किस में पाए जाते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है पैरामीशियम। या कुछ के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते ही नहीं है। अभी हम थोड़ी देर के अंदर एक क्लास पढ़ेंगे जिसका कि नाम है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स ही क्या है, एब्सेंट है। अब बात करें, यदि हम पोषण की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन के बहुत सारे मोड होते हैं।
सबसे पहला है प्राणी संभोजी होलोजोइक, मतलब कि एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन को, जंतु के समान पोषण को हम क्या बोलते हैं? प्राणी संभोजी कहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है? अमीबा। दूसरा है पादप संभोजी, यानी कि प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, पादप जैसा पोषण, जैसे कि युग्लिना। और कुछ सदस्य जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं, दूसरों के शरीर के ऊपर क्या करते हैं? उनके ऊपर निर्भर रहते हैं और उनसे क्या प्राप्त करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। यदि हम पाचन की बात करें, डाइजेशन की बात करते हैं, तो इनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। और पाचन कहां पर होता है? तो क्या लिखा है? इनसाइड फूड वैक्यूल। इनसाइड फूड वैक्यूल का मतलब है, आप सभी जानते होंगे कि अमीबा वगैरह के अंदर खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, फूड वैक्यूल पाई जाती है और उनके अंदर डाइजेशन होता है। तो अंदर डाइजेशन हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? अंतःकोशिकीय। अच्छा, इनके अंदर जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है। जो कुछ भी रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है और जो गैसों का आदान प्रदान होता है, वो शरीर की सामान्य सतह से होता है, यानी कि रेस्पिरेशन अकर बाय जनरल बॉडी सरफेस। इनके अंदर उत्सर्जन जो है, वैसे उत्सर्जन के लिए तो कोई रचनाएं नहीं होती है, राइट? उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह से होता है, यानी कि जनरल बॉडी सरफेस होता है। लेकिन इनके अंदर परासरण नियंत्रण के लिए, मैं फिर से बोल दूं, परासरण नियंत्रण के लिए, राइट, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिनको कि हम बोलते हैं संकुचनशील रसधानी, जिसको कि बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। बेसिकली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो किससे संबंधित है? ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि परासरण नियंत्रण से संबंधित है। अच्छा, अधिकांश जंतुओं का जो शरीर होता है वो ऊपर से नेकेड होता है, नग्न होता है, कोई कवरिंग नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनके शरीर पर बाह्य कंकाल अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे कुछ के ऊपर बाह्य कंकाल जो है वो पेलिकल के रूप में पाया जाता है, कुछ के अंदर टेस्टा के रूप में बाह्य कंकाल पाया जाता है, या कुछ में कवच के रूप में, शेल के रूप में बाह्य कंकाल पाया जाता है। यदि हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जनन की बात करते हैं, तो इनके अंदर दो प्रकार के जनन होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो या तो द्विविखंडन के द्वारा होता है, सबसे कॉमनेस्ट मोड है, आप जानते हो अमीबा वगैरह के अंदर पाया जाता है, दैट इज नॉन एज बाइनरी फिशन। या कभी कभी बहुविखंडन, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर इनके अंदर बहुविखंडन भी पाया जाता है, मल्टीपल फिशन भी पाया जाता है। द्विविखंडन जो होता है वो ज्यादातर, बाइनरी फिशन जो होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशन होता है। और इनके अंदर जो लैंगिक जनन है, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है, संयुग्मन के द्वारा होता है। विशेष तौर से आपको कॉन्जुगेशन, सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो पैरामीशियम के अंदर आप कंजुगेशन को देख सकते हो, संयुग्मन को देख सकते हैं। और पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, इनके अंदर रीजनरेशन की क्या पाई जाती है? अपार क्षमता पाई जाती है। ये प्रोमिनेंट कैरेक्टर प्रोटोजोन्स का कि उनके अंदर रीजनरेशन की क्या पाई जाती है? अपार क्षमता पाई जाती है। अब जब भी हम किसी एक फाइलम का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, तो उसके बाद में उसका आपको क्लासिफिकेशन भी आना चाहिए। तो प्रोटोजोआ का हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और याद रहे कि प्रोटोजोआ का जो ये वर्गीकरण है ये गमनांगों के आधार पर किया गया है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन्स। और इनको कुल मिलाकर 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वैसे तो क्लासेस और भी होती है, लेकिन ये 4 मेजर क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास है राइजोपोडा या सार्कोडीना, दूसरी क्लास है फ्लैजिलेटा और मेस्टिगोफोरा, थर्ड क्लास है स्पोरोजोआ और फोर्थ क्लास क्या है? सीलिएटा। ओके, तो ये 4 क्लासेस है। अब हम पढ़ते हैं इन क्लासेस का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पूरा पढ़ते हैं। देखिए, ये जो है वो प्रोटोजोआ की 4 मेजर क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास है सार्कोडीना, जिसको कि हम राइजोपोडा भी कहते हैं, दूसरी फ्लैजिलेटा, जिसको कि हम लोग मेस्टिगोफोरा भी कहते हैं, स्पोरोजोआ और सीलिएटा। ये 4 मेजर क्लासेस है। देखिए, इनका कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इन जो 4 क्लासेस बनाई गई है, इनके वर्गीकरण का आधार क्या था? गमनांग, यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो देखो, चारों के अंदर कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ते हैं हम लोग कि गमनांग यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो सार्कोडीना के अंदर आप जानते हैं अमीबा वगैरह शामिल होते हैं, तो यहां पर गमनांग जो है वो क्या है? कूटपाद यानी कि सूडोपोडिया है। फ्लैजिलेटा के अंदर आप जानते हो युग्लिना आदि शामिल है, तो इनके अंदर जो गमनांग होंगे वो क्या होंगे? फ्लैजिला, कशाभिकाएं। स्पोरोजोआ जो होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना, स्पोरोजोआ एक ऐसी क्लास है जिसमें 100% पैरासाइट जीव होते हैं
और इनके अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का गमनांग नहीं होता है। और सीलिएटा के अंदर आप जानते हो कि पैरामीशियम शामिल है, तो इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से होंगे? सीलिया होंगे। अब आ जाते हैं दूसरा, न्यूक्लियस, केंद्रक। सार्कोडीना के अंदर देखिए, सार्कोडीना क्लास जो कि एक महत्वपूर्ण क्लास है फाइलम प्रोटोजोआ की, इसके अंदर केंद्रक एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक या अनेक। लेकिन कंडीशन क्या है कि सारे के सारे एक आकारी होंगे। मतलब न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो सारे न्यूक्लियस जो एक से ज्यादा भी होंगे वो भी कैसे होंगे? एक आकारी होंगे। फ्लैजिलेटा जो है उसके अंदर, फ्लैजिलेटा क्लास के मेंबर्स के अंदर न्यूक्लियस केवल एक होता है। स्पोरोजोआ के अंदर न्यूक्लियस एक या अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो भी कैसे होते हैं? एक आकारी ही होते हैं। और सीलिएटा के अंदर दो, ज्यादातर केंद्र जो होते हैं दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, पैरामीशियम। आप किसी भी किताब में पैरामीशियम के डायग्राम को देखेंगे तो आपको पैरामीशियम के अंदर बाइन्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि द्विकेंद्र की अवस्था देखने को मिलती है। एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस, यानी कि एक गुरु केंद्रक और एक लघु केंद्रक। तो दो हो गए ना, और उनकी साइज एक की बड़ी और एक की छोटी है, तो वो कैसे हो गए? द्विआकारी हो गए। अब आ जाते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन यानी कि जिसको कि हम लोग बाइनरी फिशन कहते हैं या द्विविखंडन कहते हैं, वो कैसा होता है? तो सार्कोडीना के अंदर तो कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स होता है। फ्लैजिलेटा के अंदर युग्लिना आदि शामिल होते हैं, तो उनके अंदर कैसा होता है? अनुलंब, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? द्विविभाजन होता है। स्पोरोजोआ के अंदर द्विविभाजन अनुपस्थित होता है। और सीलिएटा के अंदर बिल्कुल ही वहां पर जैसा आपने सार्कोडीना के अंदर देखा था वैसे ही कैसा होता है? अनुप्रस्थ क्या होता है? द्विविभाजन होता है। अब आ जाते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सार्कोडीना के अंदर पूरी तरीके से अनुपस्थित होता है। फ्लैजिलेटा के अंदर भी अनुपस्थित होता है लैंगिक जनन। स्पोरोजोआ के अंदर लैंगिक जनन क्या होता है? उपस्थित होता है। और सीलिएटा के अंदर भी क्या होता है? उपस्थित होता है। ओके, जैसे कि सीलिएटा के अंदर तो आप पैरामीशियम वगैरह जानते होंगे, उसके अंदर लैंगिक जनन जो होता है वो संयुग्मन के द्वारा, कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन यहाँ पर अनुपस्थित है, फ्लैजिलेटा के अंदर भी अनुपस्थित है, स्पोरोजोआ के अंदर उपस्थित है और सीलिएटा में भी उपस्थित है। अब आ जाते हैं संकुचनशील रिक्तिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जैसा कि मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स में भी बताया था कि संकुचनशील रिक्तिका या जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होती है, पराशर नियंत्रण के लिए होती है। तो सार्कोडीना के अंदर कुछ मेंबर्स के अंदर तो उपस्थित होती है और कुछ के अंदर नहीं होती है। फ्लैजिलेटा के अंदर ये उपस्थित होती है, स्पोरोजोआ के अंदर ये अनुपस्थित होती है और सीलिएटा के अंदर क्या होती है? उपस्थित होती है। मैं फिर से बता दूं, संकुचनशील रिक्तिका सार्कोडीना में उपस्थित हो भी सकती है, लेकिन कुछ सदस्यों में नहीं भी होती है। फ्लैजिलेटा के अंदर ये उपस्थित होती है, स्पोरोजोआ के अंदर अनुपस्थित होती है और सीलिएटा के अंदर ये क्या होती है? उपस्थित होती है। संकुचनशील रिक्तिका का कार्य होता है परासरण नियंत्रण। अब आ जाते हैं पोषण, न्यूट्रिशन कैसा है? न्यूट्रिशन कैसा है? तो न्यूट्रिशन इनके अंदर प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी का मतलब है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था होलोजोइक, यानी कि एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, जंतु जैसा पोषण। या कुछ सदस्य कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। यहाँ पर आप पोषण देखोगे तो फ्लैजिलेटा के अंदर कैसा होता है? मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि अभी आप कुछ ही देर में मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पर देखोगे कि दो तरीके के फ्लैजिलेटा क्लास को दो श्रेणी में बांटा गया है, फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा। ओके, फाइटोमेस्टिकोफोरा एंड जूमेस्टिकोफोरा। तो यहाँ पर जो है वो पोषण कैसा? मिक्सोट्रॉफिक है। देखिए यहाँ पर तो फूड फॉर्मेशन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक प्रेजेंट है और यहाँ पर प्लास्टिक एब्सेंट है, तो फूड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो पोषण है वो मिक्सोट्रॉफी है, मिक्सोट्रॉफिक होता है दोनों प्रकार का, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि स्वपोषी और विषमपोषी। और परजीवी होते हैं, कुछ सदस्य कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। यहाँ पर स्पोरोजोआ के अंदर 100% ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। तो नेचुरली की पोषण कैसा होगा? परजीवी होगा। परजीवी का मतलब है कि दूसरों से पोषण क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और पोषण यहाँ पर कैसा है? तो यहाँ पर प्राणी संभोजी, यानी कि वही चीज, प्राणी संभोजी का मतलब है होलोजोइक, या कैसा होता है? परजीवी होता है। अब आ जाते हैं पेलिकल। आप जानते हो कि पेलिकल का मतलब क्या होता है? बाह्य कंकाल जो होता है वो क्या कहलाता है? पेलिकल कहलाता है। तो इस पूरे के पूरे प्रोटोजोआ फाइलम में कुछ सदस्यों में तो पेलिकल होता है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे पेलिकल सार्कोडीना के अंदर जैसे अमीबा वगैरह शामिल है, उनके ऊपर बाह्य कंकाल
पेलिकल के रूप में अनुपस्थित होता है, और बाकी सब में आप देखो कि ये पेलिकल जो होती है वो उपस्थित होती है। अब कोशिका मुख व कोशिका गुदा, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोसोम एंड साइटोफाइज, साइटोसोम एंड साइटोफाइज, कोशिका मुख और कोशिका गुदा। देखिए अमीबा में तो कभी पाया नहीं जाता है, सार्कोडीना के अंदर कोशिका मुख और कोशिका गुदा अनुपस्थित होते हैं, फ्लैजिलेटा के अंदर ये उपस्थित हो सकते हैं, स्पोरोजोआ के अंदर ये अनुपस्थित होते हैं, और सीलेटा के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित। मतलब उपस्थित कहाँ कहाँ पर है, कोशिका मुख और कोशिका गुदा, साइटोसोम और साइटोफाइज आपको फ्लैजिलेटा और सीलेटा में क्या है, उपस्थित है, बाकी दोनों के अंदर क्या है, अनुपस्थित है। ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया के लिए यूज किया गया है। तो आप जानते हो सीलिएटा क्लास के अंदर केवल ट्राइकोसिस्ट होंगे, बाकी किसी में भी नहीं होंगे। तो देखो ट्राइकोसिस्ट अनुपस्थित अनुपस्थित अनुपस्थित, और यहाँ पर क्या है, उपस्थित। अच्छा, इन चारों क्लासेस का एक एक प्रतिनिधि जंतु लिख रखा है, और मैंने कुछ अन्य एग्जाम्पल भी रखेंगे, वो भी देखना। प्रतिनिधि जंतु का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव एनिमल, मतलब सार्कोडीना क्लास को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो अमीबा रिप्रेजेंट करता है। फ्लैजिलेटा को कौन रिप्रेजेंट करता है, यूग्लिना। स्पोरोजोआ को कौन रिप्रेजेंट करता है, प्लाज्मोडियम। और सीलेटा को कौन रिप्रेजेंट करता है, पैरामीशियम। लेकिन ये एक एक एग्जाम्पल ही नहीं है, और भी इनके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ अन्य एग्जाम्पल लिख रखे हैं, और थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी भी और दी है इन चारों क्लासेस के बारे में। सार्कोडीना, राइजोपोडा भी कहते हैं, इसमें कौन कौन शामिल, देखिए अमीबा तो था ही, एंटमीबा, राइट, एंटमीबा शामिल है। अमीबा की एक परजीवी जाति है जिसको हम एंटमीबा कहते हैं। यूग्लाइफा और एक्टिनोफ्रिज, ये अमीबा के अलावा सार्कोडीना क्लास में शामिल अन्य सदस्य हैं। क्लास फ्लैजिलेटा, ये वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास फ्लैजिलेटा को दो सब क्लासेस, दो उपवर्गों में बांटा गया है। एक तो है फाइटोमेस्टिगोफोरा और एक है जूमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा में प्लास्टिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जूमेस्टिगोफोरा के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट है। ये होलोफाइटिक होते हैं। होलोफाइटिक का मतलब होता है दैट इज नोन एज पादप संभोजी। और ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो होलोजोइक होते हैं, प्राणी संभोजी होते हैं, या सेप्रोजोइक, यानी कि ये कैसे हैं, दैट इज सेप्रोजोइक या मृतोपजीवी होते हैं, या फिर कैसे हैं, पैरासाइटिक परजीवी। इनके अंदर स्टोर्ड फूड जो होता है वो स्टार्च होता है। इनके अंदर स्टोर्ड फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। इनके अंदर एक या दो फ्लैजिला होते हैं, इनके अंदर एक से अधिक क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। और आप देखोगे क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिड्स प्रेजेंट है और यहाँ पर फ्लैजिला भी प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे सदस्य जो आपको थोड़ा सा अजीब लगेंगे कि हम उनको एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले क्लासिफिकेशन, जब पहले प्रारंभिक क्लासिफिकेशन था, तो जिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लैजिला थे उनको फ्लैजिलेटा के अंदर रख दिया गया। तो वॉल्वोक्स, यूग्लिना, नॉक्टिलुका, क्लेमाइडोमोनास, राइट, ये सब आपको कैसे दिख रहे हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास तो एक एल्गी है, तो फिर यहाँ क्यों रखा गया। तो एक्चुअली पहले के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजिला होते थे और जो फूड बना सकते थे उनको फाइटोमेस्टिगोफोरा के अंदर रख दिया, राइट। और यहाँ पर आप ज्यादातर फॉर्म्स कैसे हैं, पैरासिटिक होते हैं। तो जूमेस्टिगोफोरा के अंदर देख सकते हैं ट्राइकोमोनास, लिशमानिया और ट्राइपेनोसोमा, इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। क्लास तीसरी स्पोरोजोआ। इस स्पोरोजोआ क्लास की विशेषता है कि इसके अंदर 100% जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी कि 100% जीव अंतः परजीवी होते हैं। जैसे कि मोनोसिस्टिस बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम आप जानते हो बहुत कॉमन एग्जांपल है, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया परजीवी है। और बेबेसिया, ये किसमें शामिल है, स्पोरोजोआ क्लास के अंदर शामिल है। और लास्ट क्लास जो है सीलिएटा। सीलिएटा जो है उस क्लास जो सीलिएटा होती है, आप देख सकते हो कि क्लास सीलिएटा जो फोर्थ क्लास है, दैट इज क्लास सीलिएटा, उसके अंदर क्या क्या शामिल है। तो देखिए पैरामीशियम तो शामिल होता है, ये उसके अलावा बेलेंटीडियम, स्पाइरोस्टोमम और वॉर्टिसेला भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। अच्छा, तो ये तो था डिस्क्रिप्शन 4 क्लासेस का, सार्कोडीना, फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ और सीलिएटा। कंपैरेटिव अकाउंट के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको इसको याद करना आसान हो जाएगा। और एक और कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन, यानी कि बहुकेंद्रकीय प्रोटोजोन कौन सा है। तो बहुकेंद्रकीय प्रोटोजोन का सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो क्या है, ओपेलाइना है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो था आज का वीडियो वो फाइलम प्रोटोजोआ और उसके क्लासेस के ऊपर था। थैंक्स अ लॉट।